गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कितने तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी क्या है, डिफरेंशियबिलिटी का एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है शो दैट दिस फंक्शन इज एनालिटिक। तो उसके लिए फिर हम जानेंगे एनालिटिक फंक्शन क्या है। तो डेफिनेशन एनालिटिक फंक्शन का, एनालिटिक एनालिटिक फंक्शन है ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी a function fz is said to be analytic at a point z0 if f is differentiable, if f means function, if f is differentiable not only at z0, not only at z0 but at every point of some neighborhood of z0, some neighborhood of z0 ये डेफिनेशन है एनालिटिक फंक्शन का। ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट z0 इफ एफ इज डिफरेंशिएबल नॉट ओनली एट z0 बट एट एवरी पॉइंट ऑफ सम नेबरहुड ऑफ z0। तो डिफरेंशिएबिलिटी इसके पहले बार वीडियो में हम लोग पढ़े थे। तो डिफरेंशिएबिलिटी एक बार रिमाइंड करा दे। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करेंगे, इसमें दो पाथ लेते हैं और दोनों पाथ पे एफ डैश जेड की वैल्यू अगर सेम आएगा तो कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और डिफरेंशिएबल है तो फिर एनालिटिक भी होगा। ये डेफिनेशन एनालिटिक फंक्शन का। इसमें एग्जांपल देखिए, इसमें कोई फंक्शन मान लीजिए एफ जेड है, एफ जेड इक्वल टू 1/z। तो z की वैल्यू हम अगर 0 ले रहे हैं तो 0 पे ये फंक्शन जो है 1/0 में से इन्फिनिटी हो जाएगा, ये यानी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन z इक्वल टू 0 के अलावा कोई भी नंबर लेंगे z की तो वहाँ एफ डैश जेड इसमें यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। यानी z इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं होगा। z इक्वल 0 को छोड़ के बाकी हर पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है, क्योंकि z इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन जो है 1/z है। तो z इक्वल टू 0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी मीन्स मीनिंगलेस हो गया ये। लेकिन z इक्वल टू 1, 2, 3, 4 कुछ भी लेंगे उस पे एफ डैश 0 एग्जिस्ट करेगा, यानी कि डिफरेंशिएबल है। तो इस फंक्शन को कह सकते हैं दिस फंक्शन इज एनालिटिक। दिस फंक्शन एनालिटिक एक्सेप्ट z इक्वल टू 0।
z इक्वल टू 0 छोड़ करके ये हर पॉइंट पे ये फंक्शन जो है एनालिटिक होगा। तो ये डेफिनेशन है एनालिटिक फंक्शन का। अब इसमें जो z इक्वल टू जिस पॉइंट पे फंक्शन जो है इन्फिनिटी हो जा रहा है, ये उस पॉइंट को कहते हैं सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटी। तो लिख सकते हैं द पॉइंट at which the function is not differentiable, the function is not differentiable the point at which the function is not differentiable is called a singular point, a singular point और सिंगुलरिटी कहते हैं इसको, सिंगुलरिटी। सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटी, द पॉइंट एट विच द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटी। जैसे अभी ये एग्जांपल हम लोग लिए थे, एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू 1/z, ये फंक्शन लिया गया था। z इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, यानी कि डिफिनिटी हो जा रहा है, यानी z इक्वल टू 0 इसका सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। तो वही लिखा गया, द पॉइंट एट विच द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। इसी एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल से ले सकते हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z माइनस 1 z माइनस 2। मान लीजिए एक फंक्शन लिया गया है ये 1/z माइनस 1 z माइनस 2। तो अब z इक्वल टू 1 पे क्या होगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और z इक्वल टू 2 भी लेंगे तो भी इन्फिनिटी हो जाएगा ये, यानी z इक्वल टू 1 और 2, इसमें दो सिंगुलर पॉइंट है। there is two singular point, two singular point z equal to 1 and 2। इसमें दो सिंगुलर पॉइंट हर फंक्शन में एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे इस वाले एग्जांपल में एक सिंगुलर पॉइंट है z इक्वल टू 0, इस एग्जांपल में दो सिंगुलर पॉइंट होंगे z इक्वल टू 1 z इक्वल टू 2। 1 और 2 दोनों पे ये फंक्शन जो है इन्फिनिटी हो जा रहा है, इसी को कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। एनालिटिक फंक्शन का और भी नाम है एन एनालिटिक फंक्शन, एन एनालिटिक फंक्शन is also known as holomorphic या रेगुलर फंक्शन कहते हैं, रेगुलर फंक्शन और मोनोजेनिक भी कहते हैं, और मोनोजेनिक। तो एनालिटिक फंक्शन को हम होलोमॉर्फिक भी कह सकते हैं, रेगुलर फंक्शन या मोनोजेनिक। तो सबसे पॉपुलर जो है इसमें है एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन सबसे पॉपुलर है, इसीलिए एनालिटिक फंक्शन ज़्यादा कहा जाता है, या इसको रेगुलर फंक्शन भी कह सकते हैं या मोनोजेनिक। तो ये रहा एनालिटिक फंक्शन क्या होता है,
सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, दो चीज बताया गया इसमें। इसको इंटायर फंक्शन फंक्शन विच इज एनालिटिक एवरीवेयर इज नोन एज इंटायर फंक्शन। एंड वो फंक्शन जो उसमें हर पॉइंट पे वो जो है एनालिटिक हो, उसको इंटायर फंक्शन कहेंगे। ये फंक्शन विच इज एनालिटिक एवरीवेयर इस लिख सकते हैं ब्रैकेट में फॉर ऑल z in the complex plane, all z in the complex plane is known as an entire function, तो इंटायर फंक्शन बताया गया। इसमें क्या है, ये फंक्शन विच इज एनालिटिक एवरीवेयर फॉर ऑल जेड इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज नोन एज इंटायर फंक्शन। एंड जेड की हर वैल्यू के लिए फंक्शन जो है एनालिटिक होगा, उसको कहेंगे इंटायर फंक्शन। जैसे अब ये इस एग्जांपल में एफ ऑफ जेड इक्वल लिखा है 1/z, तो जेड इक्वल टू 0 पे एनालिटिक होगा नहीं, इसको छोड़ के हर पॉइंट पे ये फंक्शन एनालिटिक हुआ तो ये इंटायर नहीं है। यहाँ भी जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल 2 पे एनालिटिक होगा नहीं। और जो फंक्शन एनालिटिक होगा हर पॉइंट पे, उसी को कहेंगे इंटायर फंक्शन। अब इसे मान लीजिए इसमें इसका एग्जांपल देना हो इंटायर फंक्शन का, इसका एग्जांपल पॉलिनोमियल्स रेशनल फंक्शंस, पॉलिनोमियल रेशनल फंक्शन पॉलिनोमियल रेशनल फंक्शंस और इंटायर यानी पॉलिनोमियल अगर कोई फंक्शन है तो वो हर पॉइंट पे वो एनालिटिक होगा। यानी पॉलिनोमियल जो है हर जेड की हर पॉइंट पे एनालिटिक होगा, इसलिए कहेंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस आर इंटायर फंक्शन। और इसमें देखिए कुछ नोट, इसमें तो पहला पॉइंट है an entire is always analytic, an entire function is always analytic, differentiable and continuous function, differentiable and continuous function
यानी पहला पॉइंट है कि एंटायर फंक्शन अगर है तो वो ऑलवेज एनालिटिक होगा, डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस भी होगा, लेकिन इसका कन्वर्स जो है सही नहीं है। बट कन्वर्स is not true, कन्वर्स जो इसका सही नहीं होगा। एंटायर फंक्शन जो है एनालिटिक, डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन इसका कन्वर्स जो है सही नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है एनालिटिक फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। एनालिटिक फंक्शन है तो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। एनालिटिक फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। But converse is not true. But converse is not true. यानी सेकेंड पॉइंट है एनालिटिक फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। एनालिटिक फंक्शन अगर है तो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तीसरा पॉइंट इसमें है डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इज always continuous, is always continuous, but converse is not true. But converse is not true। यानी डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो कोई आवश्यक नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा। यही कन्वर्स इज नॉट ट्रू इसलिए कहा गया है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट ऑलवेज डिफरेंशिएबल। इसीलिए कहा गया है कि कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। एंड डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी does not imply differentiability always। ये है एनालिटिक फंक्शन के बारे में। एनालिटिक फंक्शन सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर पॉइंट या सिंगुलर पॉइंट, इंटायर फंक्शन, इसके बाद है नेसेसरी कंडीशन फॉर fz टू बी एनालिटिक। द नेसेसरी कंडीशन फॉर fz टू बी एनालिटिक क्या होता है? नेसेसरी कंडीशन जो है एनालिटिक फंक्शन होने के लिए, द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन
necessary condition for a function fz equal to u plus iv to be analytic. At all the points in a region R, del u by del x equal to del v upon del y. पहला कंडीशन है. दूसरा है del u upon del y is equal to minus del v upon del x, provided del u upon del x, del u upon del y, del v upon del x, del v upon del y exist. ये है नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन fz टू बी एनालिटिक के लिए. पहला कंडीशन है del u by del x इक्वल टू del v upon del y. दूसरा है del u upon del y इक्वल टू माइनस del v by del x. इसको कहते हैं CR इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म. इसका इम्पॉर्टेंट रोल है एनालिटिक फंक्शन चेक करने में. CR इक्वेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है. तो इसको कहते हैं del u by del x, यानी कंडीशन 1 एंड 2 आर नोन एज कॉची-रीमान इक्वेशन. कंडीशन 1 and 2 are known as Cauchy-Riemann equation. Cauchy-Riemann equations in Cartesian form. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये दो कंडीशन. एनालिटिक फंक्शन जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा चेक करने के लिए, तो कॉची-रीमान इक्वेशन या शॉर्ट में इसको CR इक्वेशन भी कहते हैं. कॉची-रीमान इक्वेशन या शॉर्ट में CR इक्वेशन भी कहते हैं. इसको शॉर्ट में कह सकते हैं इसको CR इक्वेशन. CR इक्वेशन या कॉची-रीमान इक्वेशन कहते हैं इसको. तो चूंकि एक्स वाई में है इसलिए कार्टेशियन फॉर्म कर रहे हैं, इसको कहेंगे. तो कोई फंक्शन अगर एनालिटिक पूछा जाए, सो दैट दिस फंक्शन एनालिटिक, तो सबसे पहला जो हम दिखाएंगे वो CR इक्वेशन ही दिखाएंगे. CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो कहेंगे कॉची-रीमान वो सेटिस्फाई कर गया इसलिए एनालिटिक है. अब इसके बाद इसमें आता है सफिशिएंट कंडीशन फॉर फंक्शन ऑब्जेक्ट टू बी एनालिटिक. सफिशिएंट कंडीशन for fz to be analytic.
सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक। अभी बताया गया कि नेसेसरी कंडीशन क्या है। अब इसके बाद है सफिशिएंट कंडीशन। द सफिशिएंट कंडीशन, द sufficient condition for a function f z is equal to u plus I v. U and v are रियल नंबर, u भी एक्स वाई का फंक्शन है और v भी एक्स वाई का फंक्शन है। u रियल पार्ट है और v जो है इमेजिनरी पार्ट है, चूंकि i लगा हुआ है। द सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी टू बी एनालिटिक, at all the points in a region R पहला del u अपॉन del x इक्वल टू del v अपॉन del y, del u अपॉन del y या del v अपॉन del x माइनस del v अपॉन del x इक्वल टू del u अपॉन del y। दूसरा कंडीशन है इसमें del u by del x, del u upon del y, del v by del x, del v by del x and del v upon del y are continuous function, continuous function of x and y in region R, ये है सफिशिएंट कंडीशन फॉर फंक्शन एफ जेड टू एनालिटिक। क्या है? द सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ जेड to be analytic at all the points in a region R are del u by del x equal to del v upon del y और दूसरा del u upon del y equal to minus del v upon del x, पहला कंडीशन। और दूसरा है del u upon del x, del u upon del y, del v by del x, del v upon del y are continuous function of x and y in a region R। तो ये दो कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन ऑब्जेक्टिव एनालिटिक एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन ऑब्जेक्टिव एनालिटिक। इसमें भी कुछ नोट है। इस पहला पॉइंट है सी आर इक्वेशन या सी आर कंडीशन। सी आर शॉर्ट में है, ये जो काशी रीमान इक्वेशन, सी आर कंडीशंस are necessary but not
not sufficient for analytic function, not sufficient for analytic function. ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सी आर कंडीशंस एग्जाम में पूछा जाता है. सी आर कंडीशंस आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर एनालिटिक फंक्शन. यानी कि एनालिटिक फंक्शन अगर दिखाना है तो सी आर इक्वेशंस जो है कोई नेसेसरी नहीं है. सी आर कंडीशंस आर नेसेसरी बट सफिशिएंट नॉट सफिशिएंट फॉर एनालिटिक फंक्शन. यानी किसी फंक्शन को एनालिटिक दिखाने के लिए केवल सी आर इक्वेशन से उसको एनालिटिक नहीं कह सकते हैं. इसीलिए कहा गया है कि सी आर कंडीशंस आर नेसेसरी. नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है. सफिशिएंट नहीं है एनालिटिक फंक्शन के लिए. दूसरा पॉइंट है सी आर कंडीशंस आर सफिशिएंट. सी आर कंडीशंस और sufficient are sufficient if the partial derivatives are continuous. If the partial derivatives are continuous. दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है. पहला है सी आर कंडीशंस आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर एनालिटिक फंक्शन. दूसरा है सी आर कंडीशंस आर सफिशिएंट if the partial derivatives are continuous. तो ये अभी तक हम लोग पढ़े एनालिटिक फंक्शन, इंटायर फंक्शन, सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटी, नेसेसरी कंडीशन फॉर एफजेड टू बी एनालिटिक, सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफजेड टू बी एनालिटिक. अब इस पे आधारित जो है क्वेश्चन हम लोग करेंगे. फंक्शन दिया जाएगा, कहा जाए सो दैट दिस फंक्शन इज एनालिटिक आर नॉट. तो क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर whether 1 by z is analytic or not. Is analytic or not. क्वेश्चन मार्क है. तो क्वेश्चन है कि कोई फंक्शन दिया गया एफ जेड जो है 1 बाई जेड, तो पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है. तो अभी भी बताया गया है कंडीशन सी आर इक्वेशन, उसका यूज इसमें करेंगे. तो सॉल्व करेंगे हम लोग इसको. गिवन दैट f of z is equal to 1 by z, f z equal to 1 by z दिया गया है. f z हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स केस में f of z is equal to u plus i भी. अब जहां भी कॉम्प्लेक्स का केस है तो फंक्शन कोई भी लिया जाएगा तो u plus i भी, कॉम्प्लेक्स में रियल इमेजिनरी दोनों पार्ट आएंगे. u प्लस आई भी इक्वल टू 1 बाई जेड. यानी सबसे पहला काम ये है, कोई फंक्शन दिया जाएगा जिसको पूछा जाएगा सो दैट दिस फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट.
तो उस फंक्शन को एक्सप्रेस करेंगे u प्लस आई वी के फॉर्म में, यानी इस फंक्शन से रियल पार्ट इन u कंपेयर कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट भी कंपेयर कर लेंगे। पहला काम ये है, फर्स्ट स्टेप हम यही करेंगे, जो भी फंक्शन दिया जाएगा उस फंक्शन से एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी के रूप में एक्सप्रेस करेंगे और रियल इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। रियल पार्ट को u से डिनोट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को v से डिनोट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, u को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और u को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, यानी डेल u बाई डेल x एंड डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे। इसी तरह से v को डिफरेंशिएट करेंगे, डेल v बाई डेल x डेल v अपॉन डेल y। अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया तो कहेंगे दिस फंक्शन इज एनालिटिक। तो वही करना है हम लोग को। तो गिवन दिया गया एफ जेड इक्वल टू 1 बाई जेड, तो एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इक्वल टू 1 बाई जेड। और कॉम्प्लेक्स केस में जेड को लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई, इसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको एनी हाउ इस फंक्शन से रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करना है, यानी u प्लस आई भी के रूप में इसको रिड्यूस करना है। तो देखिए कैसे किया जा रहा है, तो x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दी x माइनस आई वाई। इसको लिख सकते हैं x माइनस आई वाई न्यूमरेटर में है और ये a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं या u प्लस आई भी इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई अपॉन, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और i की वैल्यू होता है -1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, और आई स्क्वायर का मान -1 माइनस पहले से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिंस अंडर रूट -1 इक्वल टू आई, इसको नोट करते हैं, या आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो सबसे मेन काम वही है, फंक्शन जो भी रहेगा उससे रियल इमेजिनरी पार्ट पर हम यू और भी कंपेयर करेंगे, जैसे भी हो रिड्यूस करके, जो भी फार्मूला लगाना हो उसको रिड्यूस करके यू और भी, क्योंकि बिना उसके सी आर एक्शन सेटिस्फाई करेंगे ही नहीं। तो ये हो गया x माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, या u प्लस आई भी इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई भी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखिए रियल इमेजिनरी पार्ट से अलग अलग हो गया ये। तो कंपेयरिंग रियल एंड imaginary part on both sides, we get comparing real and imaginary parts on both sides, we get, तो u यहाँ देखिए रियल पार्ट u है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में रियल पार्ट है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी u इज इक्वल टू हो जाएगा ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v हो जाएगा v इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
फर्स्ट स्टेप का भी काम हम लोग किए हैं। जो भी दिया गया फंक्शन उसको u और v में हम लोग अलग अलग लिख लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे u को 2 बार x और y के रिस्पेक्ट में, और v को भी पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार x और y के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ सब इम्पॉर्टेंट रोल है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि एक से अधिक वेरिएबल आएगा वहीं पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। तो जिसके अगर x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो उसका सिंपल डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है। तो अगर y जिस मान x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y कांस्टेंट होगा, y अकेले कांस्टेंट आए तो 0 हो जाएगा, और किसी फंक्शन के साथ आएगा तो बाहर हो जाएगा। तो उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये। अब यहाँ u है x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v है माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, डेल u बाई डेल x, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, वी गेट क्या मिलेगा ये। अब यहाँ फार्मूला जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोसेंट रूल लगाएंगे यहाँ पे। कोसेंट रूल डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिफरेंशियल ऑफ ये डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो वही यहाँ यूज करेंगे। तो पार्शियल है तो डेल लिखेंगे, ऑर्डिनरी है तो डी लिखेंगे। तो डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर करेंगे एक्स स्क्वायर है, एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा 2x प्लस y है। तो y का डिफरेंशिएशन चूंकि x के रिस्पेक्ट में पार्शियली करें तो y कांस्टेंट, y अकेले आया है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 हो जाएगा ये, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, इसको ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर यानी कि हो जाएगा ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया डेल यू बाई डेल एक्स। अब इसी तरह से डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग partially with respect to y, we get y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, फिर वही डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर
तो डिनोमिनेटर है यानी वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर एक्स है और वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा इसका 0 माइनस न्यूमरेटर यानी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का 0 और वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा ये अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, ये पहला टर्म 0 हो गया यानी ये आ जाएगा ये माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू हो गया माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डेल यू बाई डेल एक्स निकल गया, डेल यू अपॉन डेल वाई निकल गया। अब जो है भी को भी ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 बार, तो भी है हम लोग का भी इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब भी को भी 2 बार करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी डेल भी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन जो है एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं और ये वाई है तो ये 0 हो जाएगा। माइनस न्यूमरेटर तो माइनस माइनस प्लस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो 2x और वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, ये एक पहला टर्म 0 हो गया यानी ये हो गया 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया डेल वी वाई डेल एक्स। अब डेल वी अपॉन डेल वाई अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट फिर करेंगे इसको, वी गेट तो डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डिनोमिनेटर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा इंटू -1 माइनस न्यूमरेटर यानी कि y इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 2y
डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस और माइनस हो जाएगा ये प्लस, यानी ये हो जाएगा ये फाइनली हो जाएगा ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो चारों डेरिवेटिव इसका निकल गया, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई। अब देखेंगे क्या सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो देख रहे हैं हम लोग 10 डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। यानी हम लोग देख रहे हैं कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इन डेल यू बाई डेल एक्स जो हम लोग का आया है, डेल यू बाई डेल एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई भी आ गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये इक्वल हो गया। दूसरा है डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई है माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब डेल वी माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स आया है 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। यानी इससे हम देख रहे हैं कि सी आर इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिख सकते हैं सी आर इक्वेशन 10 CR equations are satisfied. CR equations are satisfied. Satisfy कर रहा है। Also partial derivatives are continuous. Derivatives are continuous except at origin. Except at origin इसका कोऑर्डिनेट था 0 0। क्यों कहा गया एक्सेप्ट एट ओरिजिन? क्योंकि डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू बाई डेल एक्स जो आ रहा है सब न्यूमरेटर एक्स वाई का फंक्शन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स वाई है। तो एट ओरिजिन यानी एक्स इक्वल टू 0 पे ये 0 बाई 0 मिल जाएगा ये फंक्शन, तो ये मीनिंगलेस हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। इसीलिए कहा गया है कि डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट ओरिजिन, क्योंकि 0 ओरिजिन को छोड़कर बाकी सब पे डिफरेंशिएबल होगा ये फंक्शन, ये सब कंटिन्यूअस होगा ये एक्सेप्ट एट ओरिजिन। ओरिजिन पे ये इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल जाएगा 0 बाई 0, क्योंकि चारों डेरिवेटिव जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स वाई है, एक्स वाई का फंक्शन है, और एक्स 0 वाई 0 रखेंगे तो 0 बाई 0 मिल जाएगा ये। तो ये इसीलिए कहा गया डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट ओरिजिन, यानी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, और पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। तो इसका मतलब कि ये जो फंक्शन दिया गया है
उनका एफ जेड इक्वल टू 1/z, दिस फंक्शन इज एनालिटिक एक्सेप्ट एट z इक्वल टू 0। लिख सकते हैं देयरफॉर द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1/z इज एनालिटिक एक्सेप्ट z इक्वल टू 0, एक्सेप्ट z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 को छोड़कर बाकी सब पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा तो एनालिटिक होगा। ये हो गया फंक्शन जो है एनालिटिक है एक्सेप्ट z इक्वल टू 0। और इसी में पूछा जाए इसका डेरिवेटिव पूछा जाए, डेरिवेटिव यानी फंक्शन जो है एफ जेड जो दिया गया है 1/z, तो यहाँ जो हम अगर इसी में पूछा जाता है फाइंड आल्सो डेरिवेटिव, यानी कि फंक्शन को w इक्वल टू एफ जेड से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू 1/z, डेरिवेटिव मतलब एफ डैश जेड या डी डब्ल्यू बाई डी जेड, तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड या एफ डैश जेड अगर निकाला जाए इसका तो ये हो जाएगा, और 1/x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x²। तो ऐसे ही एफ जेड इक्वल टू 1/z है और z के रिस्पेक्ट में इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा -1/z²। एफ डैश जेड इक्वल टू -1/z²। ये क्या शो कर रहा है? दिस शोज दैट dw by dz exist everywhere this shows that dw by dz exists everywhere except at z equal to 0, except at z equal to 0, z equal to 0 को छोड़ के बाकी हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए कहा गया दिस शोज दैट डी डब्ल्यू बाई डी जेड या एफ डैश जेड एग्जिस्ट एवरीवेयर एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 के अलावा हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा एफ डैश जेड। इसका मतलब ये है कि हेंस 1/z फंक्शन दिया गया 1/z इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट z इक्वल टू 0। hence the function f z is equal to 1/z is analytic everywhere except at z equal to 0, except at z equal to 0। तो फाइनली दिस फंक्शन ही जो फंक्शन दिया गया f z इक्वल टू 1/z, तो
तो कंक्लूजन ये हो गया, दिस फंक्शन इज एनालिटिक एक्सेप्ट z इक्वल टू 0, क्योंकि z इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो एनालिटिक भी नहीं होगा। तो ये ऐसे ही जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, फंक्शन पूछा जाएगा कि शो दैट दिस फंक्शन इज एनालिटिक, तो सबसे पहले इसको सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कराएंगे, जो भी फंक्शन आएगा उसको यू और भी के रूप में उसको रिड्यूस करेंगे, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कराएंगे, अगर हो जाएगा तो कहेंगे एनालिटिक है। थैंक यू।